हेलो नमस्कार, मैं समुद्र रावल। आज आपको बीएड द्वितीय वर्ष में पेपर है हिंदी शिक्षण पेपर में पढ़ाऊंगा। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है पाठ्य पुस्तक की अवधारणा। तो आज हम पाठ्य पुस्तक के बारे में जानेंगे कि आखिर पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, पाठ्य पुस्तक शब्द का अर्थ क्या होता है और अनेक भाषाओं में पाठ्य पुस्तक शब्द को क्या बोला जाता है, क्या पुकारा जाता है, उसके लिए क्या शब्दावली है और इसके अलावा पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है। इन सब सारी बातों का जिक्र हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक। देखो, पाठ्य पुस्तक का साधारण अर्थ है पोथी, अर्थात जब कक्षा प्रथम हो या कक्षा 12 तक कोई भी कक्षा हो, वह जिस पोथी से अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है और शिक्षक भी जिस पोथी से या पाठ्य पुस्तक से जिस विषय सामग्री को बालकों को पढ़ाता है, तो वो साधन रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं शिक्षक भी, और बालक भी स्वाध्याय के लिए, पठन क्रिया के लिए, लेखन क्रिया के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो पाठ्य पुस्तक के लिए भारत में पाठ्य पुस्तक शब्द ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रंथ भारत में इसके लिए ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। और फिर सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई पाठ्य पुस्तक शब्द की, तो उत्पत्ति के लिए जो पाठ्य पुस्तक है ये हिंदी शब्द है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक एक हिंदी शब्द है, लेकिन इसकी जो मूल उत्पत्ति है वह हम शब्द पढ़ते हैं बुक। ठीक है, बुक का अंग्रेजी शब्द है। बुक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, बुक शब्द जिससे बना है वो है बीक, अर्थात बीक से बुक शब्द की उत्पत्ति हुई है, बीक। और बीक एक जर्मनी शब्द है, जर्मनी शब्द। बीक एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, इस बीक से बुक बना, तो बीक का जो सामान्य अर्थ है वो इस जर्मन भाषा में कहा जाता है वृक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं वृक्ष, जो पेड़ होता है वृक्ष, उस बीक शब्द का जर्मन भाषा में अर्थ वृक्ष। ठीक है, इसी वृक्ष को फ्रांसिस यानी फ्रांस भाषा में इसको बोलेंगे वृक्ष की छाल। वृक्ष की छाल। तो वैसे भी वृक्ष की छाल हमारे ग्रंथ में प्रयुक्त होने लगा, और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, उनका निर्माण भोजपत्रों से किया जाता था। भोजपत्र, ठीक है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथ भोजपत्रों
पत्तों से, और पत्ते इनके थे, ये थे वृक्षों से, ठीक है। और भोजपत्र को हम बोल रहे थे कागज, ठीक है। और कागज का सम्मिलित रूप कहलाता है पाठ्य पुस्तक, अर्थात पाठ्य पुस्तक में कागजों का पुंज होता है, कागजों का पुंज, ठीक है। कागजों का पुंज है पुंज, ठीक है। तो कागजों का पुंज पाठ्य पुस्तक कहलाया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो प्रारंभ, जो बीज शब्द है प्रारंभ, ठीक है, उस बीज शब्द से हम भारतीय तुलना कर सकते हैं कि हमारे लिए भोजपत्र है, तो बीज शब्द जर्मन भाषा है जिसका अर्थ क्या है, वृक्ष। तो भोजपत्र वृक्षों पर थे, छाल थे, पत्तों से भोजपत्रों का निर्माण हुआ, भोजपत्र वृक्ष पर होते थे, ठीक है। और ये थे कागज, कागजों का पुंज कहलाया पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब प्राचीन जो ग्रंथ है वो भोजपत्रों पर लिखे गए, इसलिए भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, ग्रंथों का, ठीक है। ग्रंथ जो भी उपनिषद है वगैरह है, वाल्मीकि कृत रामायण है, वो भोजपत्रों पर लिखे गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में जो पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ हम बोलते थे। अभी आधुनिक युग में हम जिसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं, प्राचीन समय में उसी पाठ्य पुस्तक का नाम था ग्रंथ, ठीक है। तो ग्रंथ का मतलब होता है गूंथना, गूंथना, ठीक है, या बांधना, गूंथना या बांधना, ठीक है। अर्थात संकलन करना, इकट्ठे करना, इकट्ठे कर देते हैं तो वो एक पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक शब्दावली के रूप में हमने विस्तृत रूप से जाना कि आखिर पाठ्य पुस्तक का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। ग्रंथ ही पुस्तक है, ठीक है। तो ग्रंथ है वही पुस्तक है, पहले ग्रंथ और पुस्तक, और पठन क्रिया जिससे होती है उसे बोलते हैं पाठ्य, पठन क्रिया उसे बोलते हैं पाठ्य, पढ़ना। ग्रंथ में पढ़ा जा रहा, पुस्तक में पढ़ा जा रहा, इसलिए इसको बोल दिया पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना विस्तृत रूप से कि आखिर पाठ्य पुस्तक क्या है, ठीक है। अब हम जानते हैं पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, क्या कि पाठ्य पुस्तक किसे कहेंगे। परिभाषा, ठीक है। परिभाषा के लिए सबसे पहले प्रोफेसर हेरोनिकर की पढ़ते हैं, प्रोफेसर हेरोनिकर। इनके अनुसार पाठ्य पुस्तक क्या है, तो इनके अनुसार पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों, क्रियाओं, भावना तथा अभिव्यक्तियों का पुंज है। अभिव्यक्तियों
का सुनते हैं। प्रोफेसर हेरोनिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या? पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्थात जो बालक ज्ञान प्राप्त करता है विषय वस्तु से, विषय वस्तु का है पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न प्रकार के तत्व, आदत, क्रिया, बालक जो तमाम प्रकार की क्रिया करता है, लेखन क्रिया, पठन क्रिया, इसके अलावा भावनाएं तथा अभिव्यक्तियों का पुंज है। ऐसा किसने बोला है? प्रोफेसर हेरोनिकर ने। अब प्रोफेसर बार तथा पटेल इनके अनुसार प्रोफेसर बार तथा पटेल इनके अनुसार क्या परिभाषा है? पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। तो प्रोफेसर बार तथा पटेल ने क्या परिभाषा दी पाठ्य पुस्तक के लिए कि पाठ्य पुस्तक हमारे देश में अर्थात भारत देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। यंत्र उपकरण, ठीक है, पढ़ाई का उपकरण है पाठ्य पुस्तक। इस यंत्र के माध्यम से बालक अनेक प्रकार की क्रिया करते हुए ज्ञानार्जन करता है, ठीक है। तो ये दोनों की प्रोफेसर हेरोनिकर और प्रोफेसर बार तथा पटेल की परिभाषाओं को हमने जाना, ठीक है। अब हल तथा डगलस के अनुसार पाठ्य पुस्तक की क्या परिभाषा है? शिक्षकों के बहुमत में शिक्षकों के बहुमत में अंतिम विश्लेषण के आधार पर वे क्या तथा किस तरह पढ़ाएंगे की आधारशिला रखी। आधार पर वे क्या और किस तरह पढ़ाएंगे, वे क्या तथा किस तरह पढ़ाएंगे की आधारशिला रखी, ठीक है, की आधारशिला को बताए। हल तथा डगलस ने पाठ्य पुस्तक के लिए क्या कहा? शिक्षकों के बहुमत ने अर्थात तमाम प्रकार के शिक्षक उनका बहुमत किधर था, किस बात पर था? तो अंतिम विश्लेषण अर्थात सारी विषय वस्तु को अलग अलग करके देखा, तब यह निष्कर्ष पर पहुंचे उस आधार पर, है ना, उस जो आधार पर इस बात को रखा कि पाठ्य पुस्तक क्या है, वे अर्थात शिक्षक वे क्या तथा किस तरह पढ़ाएंगे
की आधारशिला को बताया। अर्थात शिक्षक क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरह पढ़ाएंगे, ये कौन बताएगा? ये बताएगा पाठ्य पुस्तक की आधारशिला। अर्थात क्या और किस तरह पढ़ाना है, उसकी आधारशिला क्या है, किस तरह पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसका बेस क्या है, आधार क्या है, तो वो है पाठ्य पुस्तक। ऐसा किसने बोला? भारत तथा डगलस ने। और किस आधार पर? शिक्षकों के बहुमत के अंतिम विश्लेषण के आधार पर ये बात बोली। ठीक है, ये था। तो इन तमाम शिक्षाविदों के द्वारा हमने जाना कि आखिर पाठ्य पुस्तक क्या है। अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, अर्थात पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता की और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके महत्व के बारे में जानते हैं। पाठ्य पुस्तक का महत्व, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का महत्व है, सबसे पहले ज्ञानार्जन का साधन। पहला महत्व है ज्ञानार्जन का साधन। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, कोई भी बालक है वो विद्यालय या स्कूल में या कक्षा कक्ष के अंतर्गत इसलिए प्रवेश करता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण करना होता है। अर्थात बालक विद्यालय में इस उद्देश्य से आता है कि वो कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करे। तो ज्ञान परिवार में भी प्राप्त किया जा सकता है, वातावरण में भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो विद्यालय का ज्ञान है वो सैद्धांतिक ज्ञान है। सैद्धांतिक ज्ञान भी बालकों को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है भावी जीवन के लिए। तो ज्ञानार्जन का साधन कौन बन जाता है? पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में तमाम प्रकार के ज्ञान समावेश उसमें रहता है। पाठ्य पुस्तक में तमाम प्रकार के ज्ञान का समावेश रहता है। बालक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अपने भावी जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करते हुए व्यवसाय का चयन करता है ना। इस प्रकार से बालक का भावी जीवन ज्ञान का आधार बनता है, ज्ञान का अर्जन बनता है। और साधन कौन है? वो है पाठ्य पुस्तक। ठीक है। फिर दूसरा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका। शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका। देखो, कोई बालक होता है तो उसके लिए घर में बड़ा बुजुर्ग मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। इसी प्रकार से विद्यालय में चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, हालांकि छात्र के लिए शिक्षक मार्गदर्शक है, लेकिन शिक्षक के लिए भी मार्गदर्शक होता है। और वो कौन होता है? पाठ्य पुस्तक। अर्थात शिक्षक जहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और उस मार्गदर्शन को बालकों तक पहुँचाता है, तो सर्वप्रथम शिक्षक ने मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त किया? पाठ्य पुस्तक से। ठीक है। पाठ्य पुस्तक का सैद्धांतिक ज्ञान बालकों को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करवाया जाता है। तो वो शिक्षक पाठ्य पुस्तक के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए भी मार्गदर्शक कैसे है? देखो, कई बार कई विद्यार्थी या छात्र ऐसे होते हैं जो स्वाध्याय करते हैं, अर्थात जो शिक्षक की मौजूदगी के बिना भी अध्ययन करते हैं और जो है अध्ययन के दौरान उनके लिए मार्गदर्शक मात्र वो पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही तमाम प्रकार का ज्ञान अर्जन करता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए भी पाठ्य पुस्तक मार्गदर्शक की भूमिका बनती है। और वैसे जाने तो पाठ्य पुस्तक मार्गदर्शक इसलिए है क्योंकि पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही बालक परीक्षा उत्तीर्ण करता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मार्गदर्शक जो है पाठ्य पुस्तक बन जाती है। ठीक है। फिर तीसरा है स्वाध्याय का आधार।
बहुत अच्छा ये पॉइंट है। स्वाध्याय का आधार। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं अध्ययन करना। बालक जब गृह कार्य करता है तो वो भी स्वाध्याय की भूमिका में होता है। बालक जब घर पे या स्कूल विद्यालय के उपरांत जब घर जाता है तो वहाँ भी जो है पाठ्य पुस्तक के आधार पर स्वाध्याय करता है। उसमें से गृह कार्य करता है, शिक्षक द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर जो है लिखता है, उन्हें याद करता है। तमाम प्रकार की क्रिया स्वाध्याय के अंतर्गत आती है। स्वाध्याय याद करने का भी यानी तरत अभ्यास के तो अभ्यास करने का भी दूसरा नाम है। स्वाध्याय को भी हम जो है अभ्यास भी बोल सकते हैं। तो स्वाध्याय का दूसरा नाम क्या है? अभ्यास। बालक अभ्यास किससे करेगा? शिक्षक ने तो अध्यापन करवा दिया विद्यालय में, स्कूल में, लेकिन अभ्यास किस आधार पर करेगा? उसके लिए आधार क्या बनेगा अभ्यास के लिए, स्वाध्याय के लिए, है ना, जिससे किसी भी विषय वस्तु को जो है पूर्ण रूप से कंठस्थ कर दिया जाए, है ना, उसे याद कर दिया जाए। तो वो जो है पाठ्य पुस्तक सिर्फ उसके लिए आधार रहता है। ठीक है, क्योंकि बालक के घर पर शिक्षक मौजूद होते नहीं, शिक्षक विद्यालय तक सीमित होते हैं, विद्यालय में ज्ञान प्रदान करवा दिया जाता है, लेकिन अभ्यास के लिए उन्हें सिर्फ पाठ्य पुस्तक का आधार लेना होता है। ठीक है, ज्ञान के स्थायित्व का सशक्त साधन। ज्ञान के स्थायित्व का सशक्त साधन अर्थात पाठ्य पुस्तक एक साधन है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ज्ञान का स्थायित्व अर्थात ज्ञान को स्थायी बना के रखना, स्थायित्व देना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, प्रदान करवाना स्वयं बालक के द्वारा। ज्ञान के स्थायित्व का सशक्त साधन क्या है? पाठ्य पुस्तक। स्थायित्व अर्थात बालक के दिमाग में, है ना, उसमें स्थायित्व आ जाए किसी भी विषय वस्तु का, ज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ संप्रत्यय। ठीक है, और अमूर्त ज्ञान, संप्रत्यय हो, अमूर्त ज्ञान हो, ये ऐसी चीजें हैं जिसको बालक अपने दिमाग में किसी भी विषय वस्तु को स्थायित्व प्रदान करता है। विषय वस्तु के लिए है ना, अमूर्त ज्ञान या संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब होता है छाया प्रति, अर्थात बालक को बिना विषय को देखे उसके दिमाग में उसकी छायावर्ती बन जाती है, इमेज फोटो बन जाता है, उसे बोलते संप्रत्यय। या अमूर्त ज्ञान अर्थात कोई सामग्री बालकों के सामने नहीं होती है और उसे कह दिया जाता है कि वह वस्तु कैसी है, तो बालक उसे बता देता है कि वह वस्तु इस तरह की है, अर्थात उसे नहीं बताया गया कि वह वस्तु क्या है, कैसी है, लेकिन फिर भी बालक अपने ज्ञान के आधार पर बता देता है कि वह वस्तु कैसी है ना, वो अमूर्त ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, अमूर्त ज्ञान हो जाता है बालक के दिमाग में, तो
उसे स्थायित्व ज्ञान बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्थायित्व ज्ञान। सशक्त मतलब शक्ति सहित यानी मजबूती के साथ। तो ऐसा साधन कौन बनता है? पाठ्य पुस्तक। ठीक है। फिर है सूचनाओं का संग्रह। सूचना संग्रह अर्थात सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करना, सूचनाओं का संग्रह। देखो सूचनाएं तमाम प्रकार की है। परिवार की भी सूचना है, पारिवारिक, सामाजिक, इसके अलावा नैतिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक। ठीक है। और भावनात्मक ज्ञान या सूचना। कुछ बातें परिवार की होती है जिसमें बालक के जीवन से संबंधित बातें होती है, बालक के जीवन से संबंधित तथ्य, जीवन संबंधी तथ्य। ठीक है। जानकारियां वो परिवार के समाज में बालक कैसे रहता है, क्या करता है। बालक शिशुअवस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ा में जाता है, फिर वृद्धावस्था तक जाता है। तो समाज से उसको कैसे रहना, क्या करना, सारी बातें। फिर नैतिक अर्थात नीति निपुण बालक कब बनेगा, है ना। ऐसी कौन सी सूचना है, तथ्य है जिनके आधार पर बालक को नीति निपुण बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक अर्थात कुछ ऐसी बातें जो सैद्धांतिक होती है, जो किताब के अंदर मिलती है ना। और व्यवहारिक अर्थात बालक व्यवहार में, एक बालक को माता पिता से व्यवहार करना पड़ता है, सगे संबंधियों से व्यवहार करना पड़ता है। इसके अलावा भावना एब्स्ट्रैक्ट, बालक के मन के भाव किस तरह, संवेद किस तरह, ये तमाम सूचना है। उसे कहाँ से मिलेगी? तो सूचनाओं का संग्रह मात्र पाठ्य पुस्तक है। ठीक है। पोथी जिसे बोलते हैं ग्रंथ, गूंथना या बांधना, एक जगह बांध दिया जाता है। इसको पाठ्य पुस्तक को, जहाँ पर तमाम प्रकार की उनसे सूचना मिलती है। तो सूचनाओं का संग्रह, इतनी सारी सूचनाओं को इकट्ठा करना संग्रह कहलाता है। संग्रह का मतलब इकट्ठा करके एक जगह सीमित करना संग्रह कहलाता है। और ये तमाम प्रकार के क्षेत्रों, ये सब क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की सूचना है बालकों को का संग्रहित करके मिल जाती है, तो पाठ्य पुस्तक में मिल जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो आज पाठ्य पुस्तक की अवधारणा के अंतर्गत शब्दावली, इसकी परिभाषा है और उसके महत्व तथा आवश्यकता के विषय में जाना। अब पाठ्य पुस्तक जो अंतिम महत्व है वो मूल्यांकन में सहायक, मूल्यांकन में सहायक। बालक का मूल्यांकन करना है तो पाठ्य पुस्तक सहायता प्रदान करती है, क्योंकि बालक का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होता है, चाहे नैदानिक परीक्षण हो, उपचारात्मक हो, उपलब्धि परीक्षण हो। ये तमाम प्रकार का परीक्षण किससे किया जाता है? मूल्यांकन से किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन में भी सहायता बन जाती है कौन? पाठ्य पुस्तक। ठीक है। तो आज हमने पाठ्य पुस्तक के अवधारणा के रूप में विस्तारित रूप से जाना। अब इससे संबंधित आपके लिए गृह कार्य है। पाठ्य पुस्तक में सैद्धांतिक ज्ञान
पाठ्य पुस्तक में सैद्धांतिक ज्ञान को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, यह आपके लिए प्रश्न। ठीक, इसका आपको जो उत्तर नहीं। अब देखो छात्र अध्यापकों, जैसा कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस महामारी में अपने आप को बचा के रखना है। इसके लिए जो साधन है, उपकरण है, वो है उन पर मास्क लगाइए, बार बार हाथ सैनिटाइज कीजिए और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ से दूर रहिए। ठीक है, धन्यवाद।